वेलकम टू NKL क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेसिकली कि MEG 3 में आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकें और अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे MEG 3 का सिलेबस। उसके बाद में हम उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि जनरली स्टूडेंट्स या तो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं या फिर उन टॉपिक्स की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। उसके बाद हम कुछ ब्लॉक वाइज स्पेसिफिक टॉपिक्स और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और सबसे लास्ट में हम इस वीडियो के डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा और किस प्रकार से आपको उसे अटेम्प्ट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं अगर आपको सिलेबस की बात करूं तो MEG 3 में आपको 9 नॉवेल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ब्लॉक 1 में जो नॉवेल आपको दी गई है वो टॉम जोन्स के नाम से, जिसे हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 में प्राइड एंड प्रीजुडिस है जो कि जैन ऑस्टेन की नॉवेल है। इसके बाद ब्लॉक नंबर 3 में वुदरिंग हाइट्स है जो कि एमिली ब्रॉन्टी की नॉवेल है। देन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, मिडिल मार्च है, हार्ट ऑफ डार्कनेस है, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन है। देन अ पैसेज टू इंडिया एंड द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी है। ये आपको हर एक ब्लॉक में एक नॉवल दी गई है और याद रखिएगा यही आपका सिलेबस है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने आपको सिलेबस दिखाया है, ये सिलेबस जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि ये केवल 9 नॉवेल्स हैं, हम केवल और केवल अगर समरी भी पढ़ कर के जाएंगे तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक मिसकंसेप्शन ही होती है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट्स केवल समरी को स्टडी करने के बाद अगर एग्ज़ाम को अपीयर करता है तो ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन की है, उनके माइंड में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि MEG 3 के लिए हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, क्या केवल समरी पढ़ लेना हमारे लिए इनफ होगा या फिर हम समरी के अलावा भी अगर कुछ पढ़ना चाहें तो वो एग्जैक्टली हम क्या पढ़ें। ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको समरी के साथ साथ वो भले ही कोई भी एक नॉवल हो, उसमें आपको थीम्स को स्टडी करना होता है, कैरेक्टराइजेशन को स्टडी करना होता है, मतलब उस पर्टिकुलर नॉवल में कौन कौन से मेजर कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से माइनर कैरेक्टर्स हैं। अगर आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप माइनर करैक्टर्स को बहुत अधिक फोकस ना करें, लेकिन मेजर करैक्टर्स में से कोई भी एक सिंगल करैक्टर आपको मिस नहीं करना है। और उसके अलावा आपको स्टडी करना है सिंबलाइजेशन, या फिर हम इसे यूज ऑफ मेटाफर्स भी कहते हैं। कौन कौन से पर्टिकुलरली सिंबल्स यूज किए हैं और उन सिंबल्स का उस पर्टिकुलर नॉवल में क्या रिलीवेंस है या फिर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको केवल और केवल समरी तक ही लिमिटेड नहीं रहना है। समरी के अलावा आपको हर एक नॉवल में इम्पोर्टेंट थीम्स को स्टडी करना है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को स्टडी करना है और उन सभी इम्पोर्टेंट सिंबल्स को स्टडी करना है, उन सभी इम्पोर्टेंट मेटाफर्स को स्टडी करना है जो कि आपके नॉवल में यूज़ किए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो आपके जो सिलेबस में 9 नॉवेल्स दिए गए हैं उनमें से 4 नॉवेल्स ऐसे हैं जिनके टाइटल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, जो कि जनरली एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछा गया है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं
प्राइड एंड प्रीजुडिस, एक नोवेल है जिसका अक्सर टाइटल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के टाइटल के बारे में आपसे पूछा जाता है। सेम उसी प्रकार से हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड अ पैसेज टू इंडिया, इन 4 नोवेल्स के जो टाइटल हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको स्पेसिफिकली स्टडी करना होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत ही अधिक फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक है। ख़ास तौर से आपको इन 4 नोवेल्स के लिए स्पेसिफिकली स्टडी करना है। बाकी अगर आप चाहें तो हर एक नोवेल के लिए उसके टाइटल का इम्पोर्टेंस स्टडी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें नोवेल के किसी भी एक एग्ज़ाम में, वो भले ही ग्रेजुएशन लेवल पर हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हो, जनरली आपसे नैरेटिव टेक्निक्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पास में 9 नोवेल्स हैं, 9 नोवेल्स में से इन 6 नोवेल्स को आप स्पेसिफिकली 7 नोवेल्स को आप स्पेसिफिकली उनके नैरेटिव टेक्निक्स अवश्य पढ़ के जाइएगा कि किस प्रकार से उनकी ओवरऑल स्टोरी को नैरेट किया गया है, किस प्रकार से क्या फिगर ऑफ स्पीचेस यूज किए गए हैं एंड ऑल, कि किस प्रकार से कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन है, किस प्रकार से थीम्स को प्रेजेंट किया गया है। तो ओवरऑल आपको नैरेटिव टेक्निक्स को स्टडी करके जाना है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ब्लॉक नंबर 1 जो कि टॉम जोन्स की नोवेल है, राइट, इस नोवेल में आपको नैरेटिव टेक्निक में रोल ऑफ नैरेटर बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, क्योंकि रोल ऑफ नैरेटर एज ए नैरेटिव टेक्निक एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक्स है और कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, टॉम जोन्स नोवेल में आपको नैरेटिव टेक्निक्स में स्पेसिफिकली रोल ऑफ नैरेटर को अवश्य ध्यान से पढ़ करके जाना है। बाकी आप इन सभी अदर नोवेल्स के लिए भी नैरेटिव टेक्निक्स को ज़रूर पढ़ें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ब्लॉक वाइज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक नंबर 1 में आपको, जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि समरी के अलावा थीम्स, कैरेक्टर्स एंड सिंबलाइजेशन, मतलब यूज ऑफ सिंबल्स को आपको फोकस करना है। तो ब्लॉक नंबर 1 में आपको स्पेसिफिकली थीम ऑफ मैरिज को बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। सेम उसी प्रकार से आपको ओवरऑल नोवेल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल पे भी फोकस करना है, मतलब किस प्रकार से फीमेल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा रोल ऑफ नरेटर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। साथ ही साथ आपको 18th सेंचुरी सोसाइटी का प्रेजेंटेशन नोवेल के थ्रू किस प्रकार से हुआ है वो आपको पढ़ करके जाना है, कि इस पर्टिकुलर नोवेल में जो कैरेक्टर्स हैं, जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, उनके द्वारा 18th सेंचुरी की सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। क्योंकि ये बेसिकली चारों टॉपिक्स कई बार और फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं ब्लॉक नंबर 1 से। इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 की अगर हम बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस, इस पर्टिकुलर नोवेल से आपको सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देनी है फेमिनिस्ट कंसर्न्स पर, मतलब उन सभी फीमेल कैरेक्टर्स पर, ख़ास तौर से उनकी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन को, मतलब उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, उनके ट्रांजिशंस किस प्रकार से हुए हैं, वो भले ही सोसाइटी में हो या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हो, वो आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर नोवेल का आपको टाइटल की इम्पोर्टेंस पढ़ करके जानी है और आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, और कैरेक्टर्स में खास करके आपको फीमेल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, प्राइड एंड प्रेजुडिस में अक्सर फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भले ही किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशंस हो, किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी लेवल पे हो, वो भले ही अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हो। इसके बाद ब्लॉक नंबर 3 में आपको पढ़ना है कैरेक्टर्स, ख़ास तौर से
नेली नाम का एक करैक्टर है जो कि नैरेटर भी है, तो नेली एज ए नैरेटर आपको पढ़ करके जाना है। हेथक्लिफ जो कि एक प्रकार से बायरोनिक हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो इसे आपको पढ़ करके जाना है। और साथ ही साथ इसमें एक हीरोइन है कैथरीन नाम से, तो उसका किस प्रकार से सबवर्सिव रोल प्ले करती है वो आपको पढ़ करके जाना है। तो कैरेक्टर्स में स्पेसिफिकली आप नेली, हेथक्लिफ एंड कैथरीन को पढ़ करके जाइएगा। बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए इन कैरेक्टर्स पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वुदरिंग हाइट्स को एक साइकोलॉजिकल नोवेल के रूप में भी जाना जाता है, या फिर हम इसे नोवेल ऑफ पैशन एंड रिवेंज भी कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो टर्म दिए गए हैं इस पर्टिकुलर नोवेल को, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे आप इन्हें रिलेट करेंगे अपनी इस पर्टिकुलर नोवेल से, ये आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ आपको इसके नैरेटिव टेक्निक्स पढ़ करके जाने, जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 4 में आपको सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ फेरी टेल, मतलब फेरी टेल के जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से इस पर्टिकुलर नोवेल में यूज किए गए हैं, राइट। इस पर्टिकुलर नोवेल को हम बिल्डिंग्स रोमन क्यों कहते हैं, राइट, ये आपको पढ़ करके जाना है। इसके टाइटल की इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर नोवेल में क्राइम और रिस्पेक्ट, इन दोनों ही पर्टिकुलर कंसेप्ट का एक जक्सटापोजिशन है, और इस जक्सटापोजिशन को किस प्रकार से आप रिलेट करेंगे ओवरऑल स्टोरी के थ्रू, ओवरऑल नोवेल के थ्रू, वो आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसमें आपको कैरेक्टर्स का ऑब्वियस सी बात है कि यूज करना होगा। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन को एक ग्रोइंग अप नोवेल के रूप में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये भी आप पढ़ करके जाइएगा, अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है। लेकिन इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 2 ही टॉपिक हैं, एक तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन एज ए बिल्डिंग्स रोमन, और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ फेरी टेल इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। शुरुआत में जो 2 टॉपिक्स आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम ब्लॉक नंबर 5 की बात करें, तो ब्लॉक नंबर 5 में सबसे अधिक क्वेश्चंस अभी तक इग्नू ने थीम्स पर बेस्ड पूछे हैं। इसके अलावा थीम्स के बियॉन्ड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो जर्नली आपसे पूछा जाएगा कि कम्युनिटी का क्या रोल है, ख़ासतौर से एक मोरल वॉइस के तौर पर, या फिर एक मोरल एंटिटी या फिर मोरल फिगर के तौर पर, राइट। कम्युनिटी का क्या रोल है ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप मिस ना करें, हो सकता है कि आपके इस अपकमिंग एग्ज़ाम में भी आपसे पूछ लिया जाए। साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर नोवेल में सोशल कंसर्न्स और जेंडर रिलेटेड कंसर्न्स को ध्यान देना है, और इसके साथ साथ आपको सोसाइटी में हो रहे ट्रांजिशंस के भी बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप इस पर्टिकुलर नोवेल के थ्रू कैसे रिलेट करेंगे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। ध्यान रखिएगा, सोशल और जेंडर रिलेटेड कंसर्न्स को अक्सर पूछ लिया जाता है इस पर्टिकुलर नोवेल में। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 6 में आपको सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल। इस पर्टिकुलर नोवेल के टाइटल की क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। रेस और जेंडर से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है, और उन इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फीमेल कैरेक्टर्स का या फिर विमेन का, या फिर अगर मैं कहूँ तो फेमिनिस्ट कंसर्न्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि किस प्रकार से फीमेल कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है, डेपिक्ट किया गया है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर नोवेल में आपको एप्रोप्रिएटनेस, एक पर्टिकुलर बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कई बार इग्नू एग्जाम्स में ही पूछा गया है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक क्वेश्चन जो कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दूं दैट इज़ मार्लोज शिफ्टिंग ओपिनियंस। मतलब मार्लो के बेसिकली किस प्रकार से ओपिनियंस चेंज होते हैं विद दी पैसेज ऑफ दी स्टोरी, वो आपको अपने आंसर में
लिखना होगा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप एटलीस्ट इसे एक बार गो थ्रू अवश्य करें, ताकि अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कर पाएँ। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 7 में आपको सबसे अधिक फोकस करना है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक पर्टिकुलर आप थीम कह सकते हैं या फिर एक टॉपिक है इस पर्टिकुलर नोवेल में जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर नोवेल में यूज होने वाले हर एक सिंबल को, ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर्टिकुलर नोवेल के रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जा सकती है। इस पर्टिकुलर नोवेल को हम मॉडर्निस्ट नोवेल क्यों कहते हैं, ख़ास तौर से इसके स्टाइल और कंटेक्स्ट के रेफरेंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। कई बार इस पर्टिकुलर नोवेल में जो नोवेलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जेम्स जॉयस, मतलब जो इसके नोवेलिस्ट हैं, बेसिकली जिन्होंने इस पर्टिकुलर नोवेल को लिखा है, उन्होंने कौन सी पर्टिकुलर स्टाइल को यूज़ किया है और अलग अलग स्टाइल्स को यूज़ करके उन्होंने इस पर्टिकुलर नोवेल की स्टोरी को कैसे डेपिक्ट किया है, वो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ स्टाइल के साथ साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको बहुत अच्छे से कंसीडर करना है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसका आंसर कर सकें। नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक नंबर 8 में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 मेजर रिलीजन्स। इस पर्टिकुलर नोवेल में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुज़्म, इन 3 मेजर रिलीजन्स के बारे में बात की गई है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से है वो आपको पढ़ कर के जाना है। इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर नोवेल में रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू को भी पढ़ कर के जाना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर नोवेल को जब आप पढ़ेंगे या फिर इसकी समरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक ऐसे कई बार कैरेक्टर्स के थ्रू आपको स्टोरी में कुछ चीज़ें कम टू नो होंगी कि आपको लगेगा लाइक दे आर प्रेजेंटेड विद द पॉइंट ऑफ व्यू इन रेफरेंस टू रेस, इन रेफरेंस टू जेंडर, राइट। तो वो सभी चीज़ें जो रेस या फिर जेंडर से रिलेट करती हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको स्टडी करके जाना है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर नोवेल में इंडिया को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ कर के जाइएगा। साथ ही साथ ये एक पर्टिकुलर नोवेल ईस्ट वेस्ट इंटरफेस के रूप में वर्क करती है, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को भी आप स्टडी करिएगा। और साथ ही साथ कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं वो बेसिकली उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका रिलीवेंस क्या है। तो इस पर्टिकुलर नोवेल में यूज होने वाले आपको सिंबल्स के बारे में भी जानकारी होनी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर से इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीजन्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल मेंबर्स स्पेसिफिकली ये आपको ध्यान रखना है, और रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद में फिर आप सिंबलाइजेशंस या फिर नोवेल एज ए फोकसिंग ऑन ईस्ट वेस्ट इंटरफेस, इस प्रकार के टॉपिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। सबसे लास्ट ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 9। इसमें आपको सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। इस पर्टिकुलर नोवेल में ऑटोबायोग्राफी के कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज़ किया गया और किस प्रकार से यूज़ किया गया है, इसे आप पढ़ करके जाइएगा। साथ ही साथ हम इस पर्टिकुलर नोवेल को मॉडर्निस्ट नोवेल भी कहते हैं। तो मॉडर्निज्म के कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं और किस प्रकार से यूज हुए हैं वो आप पढ़ करके जाएंगे। इस पर्टिकुलर नोवेल में मोरालिटी को किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया है और मोरालिटी किस प्रकार से डेपिक्ट की गई है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को आपको पढ़ करके जाना है। मिस ब्रूडी जो कि एक करैक्टर है, इसे एक प्रकार से सिंबल के रूप में यूज किया गया है जो कि सिंबल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी है को प्रेजेंट करता है, तो ये आप पढ़ करके जाएंगे। साथ ही साथ जो इसके मेजर करैक्टर्स हैं उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है ये आप पढ़ेंगे, प्लस नैरेटिव टेक्निक्स एंड करैक्टर्स ये भी आपको पढ़ना अधिक इम्पोर्टेंट है।
तो ध्यान रखिएगा, जो आपके सिलेबस में 9 नॉवेल्स हैं उनमें जितने भी करेक्टर्स हैं, और उन करेक्टर्स में से ख़ास तौर से आप फीमेल करेक्टर्स को बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके MEG 3 में फीमेल करेक्टर्स पर ही पूछे जाते हैं। अगर करेक्टराइजेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादातर उसमें फेमिनिज्म का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है इन मेजर केसेस। माइनर केसेस में आपसे कुछ मेल करेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि इसमें आपको मेजर करेक्टर्स ही पूछे जाएंगे, माइनर करेक्टर्स जनरली नहीं पूछे जाते हैं। अब मैं आपको सबसे लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि MEG 3 में एग्ज़ाम पेपर में आपके पास में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और इन 9 क्वेश्चंस में से आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जिस प्रकार से हम MEG 1 MEG 2 में RTC के लिए प्रिपरेशन करते हैं, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट वाले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, क्या हमें MEG 3 में भी ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप IGNOU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करते हैं तो आप एक ट्रेंड देखेंगे कि आप तक कभी भी किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आपसे RTC से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो आप RTC से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर ना करें, वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। दूसरा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जैसे आप MEG 1 और MEG 2 की प्रिपरेशन करते समय हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत अच्छे से स्टडी करना एक प्रकार से हमारी कंपल्सन भी होती है, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि MEG 3 में हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बेस्ड, मतलब यहाँ पर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके लिटरेरी बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जो लिटरेचर की हिस्ट्री है उसके बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हार्डली आपको 2-3 साल बाद कोई एक क्वेश्चन आ जाता है तो नहीं कह सकता, अदरवाइज़ आपसे लिटरेरी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन MEG 3 में नहीं पूछा जाता है। ये जनरली एक ट्रेंड है जो कि IGNOU के द्वारा फॉलो किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको केवल और केवल जो भी मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट बताए हैं उन्हें अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपके 9 में से 5 क्वेश्चंस ऐसे अवश्य ही आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है। और सबसे लास्ट में मैं आपको बस इतना कहूँगा कि अगर आपने को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर आपके लिए यूजफुल रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने और क्लासमेट्स या फिर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी MEG 3 की प्रिपरेशन करने में हेल्प हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।